स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य एवं योगा का जो पेपर 2 है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक है, 19th पॉइंट है। ठीक है, उसके ऊपर जो हेडिंग दे रखी है वो है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसके अंदर कई सारे टॉपिक हैं जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि तभी हम इसको डिटेल में पढ़ पाएंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, टॉपिक है हमारा 19th। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, डेमोग्राफी, सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक स्टैटिक्स, डेफिनेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में, एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, जिसका क्योंकि हेडिंग दे रखी है तो एटलीस्ट हमें इसके बारे में तो थोड़ा पता होना चाहिए। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है ये क्या था, एक नेशनल प्रोग्राम है। कब लॉन्च हुआ था इंडिया में, 1952 में। किस नाम से लॉन्च हुआ था, वो लॉन्च हुआ था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नाम से। ठीक है, उसको रीनेम कब किया गया, अब इसी को 1977 में हमने रीनेम कर दिया। क्या नाम रख दिया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री थी जिसने कोई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड थे, इसके अंदर इंक्लूड था मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इसके अंदर गवर्नमेंट ने इंक्लूड किए थे। इसका मेन एम यही था कि जो इम्प्रूव क्या कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ जो इंडिया के अंदर परिवार थे उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसका मेन एम था। पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सके, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन ना देखने को मिले इंडिया के अंदर, उसको हम कंट्रोल कर सके। वहीं पे अगला मेथड क्या था, प्रोवाइड हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विसेज, इंडिविजुअल्स को अच्छे से वो प्रोवाइड कर सकें। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर, इसके अंदर इंक्लूड होता है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन भी इसके अंदर ही इंक्लूड होता है। आगे हम देखते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी को हिंदी में बोला जाता है क्या, जनपद विज्ञान। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन हिंदी में पूछ लेता है कोई, क्योंकि देश सिलेबस इंग्लिश में रखा है लेकिन बार पेपर बनाने वाले हिंदी में बना देते हैं, तो उसकी एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। डेमोग्राफी का देखिए कुछ मतलब नहीं है। मान लो कोई एक गांव है या एक देश है, उस देश की जो पॉपुलेशन है उसकी एक तरह की साइंटिफिक स्टडी करना ही क्या है, डेमोग्राफी है। विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू साइज, वहाँ का स्ट्रक्चर उनका क्या है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, विद रिस्पेक्ट टू किसकी वजह से ये सब चेंज होते हैं, ये चेंज होते हैं ड्यू टू वहाँ पे बर्थ कैसी है, बर्थ कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, कितने लोगों की मैरिज हो रही है। समझ गए इस बात को। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन स्पेशली विद रेफरेंस टू साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस, किसकी वजह से, ड्यू टू बर्थ, डेथ, माइग्रेशन एंड मैरिजेस। समझ गया इस बात को। अब ये जो हमने डेमोग्राफी है यानी कि जो स्टडी की, अब ये स्टडी का डाटा कैसे निकलता है, ये डाटा हम कलेक्ट करते हैं कैसे, सोर्सेस ऑफ डेमोग्राफिक स्टैटिक्स इन इंडिया में सेंसस, जिसको आपने जनगणना सुना होगा, कब होती है, हर 10 साल में होती है। अब इस जनगणना का फायदा क्या है, इस जनगणना से हमें पता चलता है इंडिया के अंदर मेल कितने हैं, ठीक है, फीमेल कितने हैं, किस एज ग्रुप के लोग कितने हैं, ठीक है, कितने दिव्यांग लोग हैं, कितने बूढ़े लोग हैं। ये सब चीज़ों का जब हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है तभी तो जो गवर्नमेंट है कोई अच्छा प्लान डेवलप कर पाएगी। मान लो दिव्यांग लोगों के लिए हमें कोई स्कीम निकालना है, लेकिन हमें पता ही नहीं है 100 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने लोग दिव्यांग हैं, तो हम कैसे कोई अच्छा प्लान, कोई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हम निकाल सकते हैं उनके लिए, नहीं निकाल सकते ना। इसी के लिए डेमोग्राफी ज़रूरी है। डेमोग्राफी को सिंपल वर्ड में बोलेगी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू साइज, स्ट्रक्चर एंड चेंजेस, किसकी वजह से, ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड इमिग्रेशन की वजह से। साथ ही में क्या है सोर्स, इसका सोर्स है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसके अंदर क्या क्या आता है, बर्थ और डेथ रेट इंक्लूड होते हैं। जैसे कितने लोग, जैसे आप डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर कराते हो तो वो कहीं जाके रजिस्टर होता है ना, तभी तो आपके लिए इशू होता है। किसी की डेथ होती है तब भी डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, तो भी कहीं ना कहीं वो रजिस्टर होता जाते हैं। वहीं पे क्या आगे है हमारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिजेस इसके अंदर भी होता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डाटा इंक्लूड करता है। और नेशनल सैंपल सर्वे है जो सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ इंडिकेटर है, मतलब बताता है कि इंडिया के अंदर सोशल जो सामाजिक इकोनॉमिकली हम कितने वीक हैं, कितने क्या क्या हैं, इस चीज़ें किसके थ्रू पता चलती है, नेशनल सैंपल सर्वे के थ्रू पता चलती है। तो सोर्स हमें पता चल गया। सोर्स सबसे पहला तो हमारा सेंसस ही है यानी कि जनगणना, दूसरा है हमारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तीसरा है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब देखते हैं हम डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल जो है ना वो आपको बताती है कि जो कि कंट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ये क्या बता दिया, एक्सप्लेन हाउ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री चेंजेस विद डेवलपमेंट, मतलब जैसे जैसे विकास हो रहा है उस देश में, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उस देश का, तो उसमें क्या पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर देश में आपको देखने को मिलता है कि एकदम से सडन पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइज होकर वो डिक्लाइनिंग फेज में आ जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेस नहीं है, मेडिकल फील्ड नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो मॉर्टेलिटी रेट हाई होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बर्थ रेट, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन कैसी रहती है, डिक्लाइनिंग फेज में रहती है। डिक्लाइनिंग के बाद वो एक्सपेंड होना शुरू होती है, तो ये फेज चलता है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए इसकी कितनी साइकिल की कितनी भाग होते हैं, इसके 5 फेज दिखाई देते हैं। सबसे पहला है हमारा हाई स्टेशनरी फेज, इसको हम फर्स्ट स्टेज भी बोलते हैं। हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है कि इसमें हाई बर्थ रेट भी होता है और डेथ रेट भी कैसा होता है, हाई, दोनों चीज़ें हाई होती हैं, लेकिन ग्रोथ स्टिल कम है, क्योंकि मान लो 2 लोग पैदा हो रहे हैं, 2 लोग मर जा रहे हैं, इसकी वजह से ग्रोथ रेट कैसा है, लो है। ये किस में देखने को मिलता है, प्रिमिटिव ट्राइब्स में, क्योंकि इनके पास मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, फूड अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। अब उसके बाद स्टेज आती है अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होता है, बर्थ रेट तो हाई होता है, फिर डेथ रेट कैसा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। हाँ, मतलब 10 लोग की का जन्म हो रहा है और उसमें से सिर्फ 7 लोगों की ही डेथ हो रही है, तो क्या रहेगा, ग्रोथ उसमें देखने को मिलेगी पॉपुलेशन में। ये इंडिया का फेज कब था, इंडिया 1901 से लेके 1920 के बीच में अर्ली एक्सपेंडिंग फेज में थी। उसके बाद आता है लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग में क्या रहता है, जो बर्थ है वो भी कम हो जाती है, डेथ भी कम हो जाती है, लेकिन ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो स्टिल हाई देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पॉपुलेशन में क्या होगा, कुछ प्री रिप्रोडक्टिव एज के ग्रुप के बच्चे होंगे, यानी कि 15 साल से कम के लोग होंगे, वो आगे जाके क्या होंगे, वो रिप्रोडक्टिव एज में आ जाएंगे, उनकी मैरिज हो जाएगी, तो वो भी तो बच्चे पैदा करेंगे ना, तो उसको ही फिर वहाँ पे इसीलिए फर्दर ग्रोथ देखने को मिलती है। ये कब था फेज हमारा, ये फेज था इंडिया 1951 से 1980 के बीच में इंडिया ने देखा था लेट एक्सपेंडिंग फेज। उसके बाद आता है लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी में क्या होता है, बोथ बर्थ और डेथ जो है वो दोनों ही लो फेज पे आ जाती हैं, लेकिन पॉपुलेशन फिर कैसी हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है, ना तो लोग ज़्यादा मर रहे हैं, ना ही ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली किसमें, डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है। अब एक आता है डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज में क्या रहता है कि बर्थ रेट कम हो जाता है एज कम्पेयर टू डेथ। बर्थ एक ही हो रही है लेकिन मृत्यु कितने, 3 लोग की हो जा रही है, तो पॉपुलेशन कैसी, डिक्लाइनिंग फेज में चली जाती है। अभी चाइना की पॉपुलेशन भी डिक्लाइनिंग फेज पे है, वहीं पे जर्मनी और जापान की तो बहुत पहले से भी है। तो ये फेज आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ सकता है। 5 फेज हैं, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में वही है कि बर्थ रेट लो एज कम्पेयर टू डेथ, पॉपुलेशन डिक्लाइन। लो स्टेशनरी में वही है कि बोथ बर्थ और डेथ लो हो जाता है, लेकिन फिर पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग फेज में चली जाती है। सेम इसको आप पढ़िए, आप आसानी से समझ लेंगे। अब हम देखते हैं आगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि एक देश में कितना मैक्सिमम आदमी जी सकता है, वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसको अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखें, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव फ्रॉम बर्थ, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक। मान लो कितने साल जन्म हुआ, फिर उसकी मृत्यु हो गई, इसके बीच में वो कितने साल एवरेज 100 लोग जी रहे हैं, भाई उसी से हम काउंट करते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस पर्टिकुलर देश की। समझ गए इस बात को? फिर से डेफिनेशन पढ़ो, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव फ्रॉम बर्थ इफ करंट मोर्टेलिटी रेट्स कंटिन्यू, मतलब यही मृत्यु दर कंटिन्यू रहता है। तो इंडिया में 2025 में एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, वो है 70 साल। इस बात को जरूर ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं फैमिली प्लानिंग। हमारा अगला टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, फैमिली प्लानिंग से हमें क्या फायदा है, ये भी हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। फैमिली प्लानिंग क्या है, इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस दैट कीप इंडिविजुअल्स और कपल्स टू, क्या करता है इससे, अवॉइड अनवांटेड बर्थ्स, ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, यानी कि अनवांटेड बर्थ, जो अनवांटेड बच्चे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई इंडिविजुअल चाहते नहीं थे कि उनका बच्चा हो जाए, लेकिन वो फिर भी हो गया, क्योंकि क्यों हो गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि फैमिली प्लानिंग हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, सबसे पहला यही है कि अनवांटेड बर्थ्स को हम अवॉइड कर सके, और आगे है कि ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ,
यानी कि जितने बच्चों की हमें जरूरत है हम उतने ही बच्चों को जन्म दें। ठीक है, साथ ही में क्या है, रेगुलेट इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसीज, यानी कि दो प्रेगनेंसी के बीच में एक प्रॉपर टाइम भी दे सके। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनका एक बच्चा अभी 2 साल का ही है लेकिन फिर से उनका एक बच्चा हो जाता है, तो क्या ये ठीक है? मदर के हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, इससे क्या है, बच्चे का विकास दर अच्छा नहीं हो पाता, इवन मदर की हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम नॉर्मल इंटरवल की बात करेंगे दो बच्चों के बीच, तो कम से कम 4 से 5 साल का गैप होना अनिवार्य है अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी परवरिश के लिए। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमें रेगुलेट कर सके इंटरवल बिटवीन टू प्रेगनेंसीज। अगला पॉइंट है कंट्रोल टाइमिंग ऑफ बर्थ इन रिलेशन टू एज। अगला है हमारा, हम डिटरमाइन कर सके नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, की हमें एक परिवार में कितने बच्चे चाहिए। ये किससे डिटरमाइन होगा? ये फैमिली प्लानिंग से डिटरमाइन होगा। तो फैमिली प्लानिंग क्या है? इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अनवांटेड चिल्ड्रंस को अवॉइड कर सकते हैं। हम सिर्फ वांटेड यानी कि उन्हीं बच्चों को इस दुनिया में लाना चाहते हैं जो वांटेड हो, और एक प्रेगनेंसी के बीच में हम एक जो इंटरवल है उसको रेगुलेट कर सके। हमें कितने बच्चों की जरूरत है हम इसको भी डिटरमाइन किसके द्वारा ही कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के द्वारा ही कर सकते हैं। समझ गए? ये मतलब होता है फैमिली प्लानिंग का। अब देखते हैं कि एलिजिबल कपल और टारगेट कपल क्या है। एलिजिबल कपल का मतलब होता है कि कितने इंडिविजुअल एक समाज में रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव एज बेसिकली क्या मानते हैं, ऐसे लगभग 15 से लेके 49 साल के बीच की जो एज है उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। यानी कि ऐसे एक समुदाय में ऐसे लोग जो बच्चा पैदा कर सकते हैं उनको हम एलिजिबल कपल मानते हैं। तो इसका मतलब यही कि मैरिड कपल वेयर्स वाइफ एजेस कितनी है, 15 से लेके 49 साल के बीच में है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिजिबल कपल बोलते हैं। वहीं पे टारगेट कपल कौन है? टारगेट कपल वो हैं जिनके 2 बच्चे हो गए हैं, जैसे इस डेफिनेशन में लिखा है, एलिजिबल कपल्स विद 2 और मोर लिविंग चिल्ड्रंस। ठीक है, ये होते हैं टारगेट कपल। यानी कि ये जो टारगेट कपल है इनको हमें बढ़ावा देना है, किसके बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, क्योंकि इनके 2 या 2 से ज्यादा अच्छे ऑलरेडी बच्चे हैं, जिससे ये क्या है और ज्यादा बच्चे ना करें। तो सबसे ज्यादा टारगेट हमें किसको करना है, टारगेट कपल्स को। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनके लिए हमें ये फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। अब यहीं पे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यही है कि क्या करना है, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। आपने देखा होगा अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में नहीं पता है, फिर वही अबॉर्शन करते घूमते हैं, एमटीपी किट का यूज करते हैं, जिससे क्या है, मदर की हेल्थ पे एक बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ता है। साथ ही में इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें स्पेसिंग बिटवीन टू बर्थ, यानी कि 2 प्रेगनेंसी के बीच में हम एक प्रॉपर टाइम दे सकें। लिमिट फैमिली साइज, अब ऐसा नहीं है कि हम 8-10 बच्चे कर लें, ठीक है, 9-10 बच्चे कर लें। जितने कम बच्चे होंगे हम उतना अच्छा लोग उन्हें परवरिश दे सकेंगे, क्योंकि क्या है, हर इंसान के पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। चाहे वो आप प्रकृति में देखें, इवन अर्थ के पास भी तो भाई रिसोर्स लिमिटेड है। अगर पॉपुलेशन अधिक हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा। वहीं पे अगला पॉइंट है इंप्रूव हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड और स्टेबलाइज पॉपुलेशन टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब पॉपुलेशन स्टेबल होगी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो रिसोर्स लिमिटेड है, तो ये क्या रहेगी, भुखमरी, गरीबी जैसी समस्या रहेगी। तो ये है ऑब्जेक्टिव क्या है फैमिली प्लानिंग के। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि बहुत अधिक जो जनसंख्या जिस जगह हो जाती है, जनसंख्या विस्फोट इसे बोला जाता है बेसिकली हिंदी में। समझ गए? तो क्या मतलब है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, जनसंख्या विस्फोट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन व्हेन बर्थ रेट क्या है, रिमेन हाई एंड डेथ रेट फॉल्स शार्पली। यानी कि बर्थ रेट तो हमारा बढ़ता ही जा रहा है, वहीं पे डेथ रेट क्या है, बिल्कुल गिर गया। यानी डेथ इंडिविजुअल्स की हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे पास बेटर फैसिलिटीज प्रेजेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, चाहे कोई सी भी फैसिलिटीज हो गई, जिससे हमारा डेथ रेट गिरता ही जा रहा है और बर्थ रेट हमारा हाई है। अभी अगर इंडिया आप देखेंगे ना तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि 145 करोड़ हमारी आबादी हो गई है, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छा संकेत नहीं दे सकते सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से। समझ गए? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, इट इज अ रैपिड इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन जहां पे वेयर बर्थ रेट इज रिमेन हाई एंड डेथ रेट फॉल्स शार्पली। एंड इन दैट कंडीशन क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो हर किसी को प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। इसके कॉजेस क्या होते हैं? इसका कॉजेस तो सबसे पहला यही है, डिक्लाइन इन ब्रेथ रेट ड्यू टू मेडिकल एडवांसेस, वही है। दूसरा कॉज है हाई बर्थ रेट, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, चाहे इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हो। ठीक है, अर्ली मैरिजेस, लो फीमेल एजुकेशन, बहुत जल्दी शादी हो जाती है, और जो फीमेल्स की में एजुकेशन नहीं है, इवन मैं तो कहूँगा लो मेल एजुकेशन, क्योंकि मेल को भी तो नहीं पता है भाई, दोनों की ही से ही
के संबंध से ही तो बच्चा पैदा हो रहा है, एक लोग से तो हो नहीं रहा है ये। अगला पॉइंट है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस। लोगों के पास फैमिली प्लानिंग का कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, लोग को पता ही नहीं कि एक्चुअली फैमिली प्लानिंग क्या होती है, कब बच्चा करना है कब नहीं करना है। जस्ट इंटीमेट हुए, उन्हें खुद नहीं पता होता कि बच्चा हो रहा है या हमें करना भी था या नहीं, लेकिन वो हो गया। पॉवर्टी एंड प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। आपने ऐसा भी देखा होगा कि किसी की 2 लड़कियां हो गई हैं, ठीक है, वो क्या चाहता है उसका क्या हो जाए, एक मेल हो जाए। तो मेल के कंडीशन में वो क्या करता है भाई, 2 से 3 लड़कियां कर लेता है, 4 लड़कियां कर लेता है, फिर भी उसके मेल नहीं हो रहा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जनसंख्या तो बढ़ी रही है एक्चुअली, घट तो नहीं रही है। और जितनी गरीबी होती है उतने ही ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे होते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा इनकम करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता इनकम तो करेंगे लेकिन वो फिर रिसोर्सेज को भी तो इतना ही यूज करेंगे। इससे प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, इससे प्रॉब्लम होती है प्रेशर ऑन फूड वाटर एंड हाउसिंग। यानी कि किस पे प्रेशर आता है, फूड, क्योंकि आपको पता है हमारे अर्थ के पास लिमिटेड फूड है। अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो हर इंडिविजुअल को एक न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाएगा, अच्छा पानी नहीं मिल पाएगा, हर इंसान को रहने की जगह नहीं मिल पाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम आता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ जाती है, पॉवर्टी बढ़ जाती है। वहीं पे इलिटरेसी, पुअर हेल्थ सर्विसेज इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड होती हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, और इससे क्या होता है, हिंड्रेंस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब देश के विकास में एक हिंड्रेंस डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। अगला, इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल करेंगे यूनिवर्सल एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। राइजिंग एज ऑफ मैरिज, यानी कि हम जो अभी क्या हमने देखा होगा, पहले बाल विवाह होता था, अभी गवर्नमेंट ने एज फिक्स कर दी है कि फीमेल की 18 ईयर्स, मेल की 21 ईयर मिनिमम होनी चाहिए। अगला है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को एम्पावर करना है, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करानी है हर चीज के बारे में। साथ ही में कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज चाहे हम क्यों ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बाकी क्या कहता है, इंसेंटिव्स फॉर स्मॉल फैमिलीज, यानी कि जिनके 2 बच्चे होंगे या 1 बच्चे होंगे, हम उनको अलग से इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराते हैं, जिससे लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि कम बच्चे करेंगे तो हमें सरकार कुछ सुविधा भी देगी। साथ ही में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, इसके द्वारा हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फर्स्ट कब अडॉप्ट हुई थी, फर्स्ट अडॉप्ट हुई थी 1976 में। इसको रिवाइज कब किया गया था, 2000 में। देखो ये इंडिया में लागू तो हुई लेकिन लोगों ने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये एक पॉलिसी है, कोई कानून नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉलिसी और कानून में बहुत ज्यादा फर्क होता है। पॉलिसी ये है कि लोग माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट लॉ इंप्लीमेंट करेगी तो सबको वो मानना ही पड़ेगा। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के गोल क्या है, इसके गोल हैं क्या कर सके, अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय कब तक, 2045 तक, प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14, मतलब 14 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। और इसका गोल है कि रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर को कम कर सके, टू बिलो इतना 1000 में 30 से, मतलब 1000 में सिर्फ 30 से भी कम लोगों की मृत्यु हो, ऐसा इसका गोल है। बाद ही में रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो मैटरनल बोले तो जो मम्मियां हैं, जो मदर्स हैं, उनकी मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर को कम कर सके। दूसरा आगे का है अचीव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, समझ गए इस बात को, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1। अब यहाँ पे बात आती है भाई कॉन्ट्रा मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि फर्टिलिटी रेगुलेटिंग मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आपसे पूछ भी सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्या बोलते हैं, ये हमने क्या पढ़ा था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो पढ़ा है ना ये ऊपर, ठीक है, ये एग्जाम में जो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी है ना, उसने ये क्वेश्चन शायद 10 मार्क्स में पूछा भी है, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। अब आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है, ऐसे मेथड जिसके द्वारा हम प्रेगनेंसी कंट्रोल कर सकें, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कंट्रोल किया जा सके, एसटीडीज को रोका जा सके। ये किसके द्वारा होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के द्वारा ही होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स डेलिब्रेट प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन बाय डिफरेंट मेथड टू रेगुलेट फर्टिलिटी, यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, स्पेस बर्थ एंड स्टेबलाइज पॉपुलेशन। समझ गए भाई, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के द्वारा क्या होता है, हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, कैसी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, और क्या बढ़ावा देते हैं, स्पेस बर्थ, यानी कि 2 प्रेगनेंसीज के बीच में एक प्रॉपर गैप रहे, पॉपुलेशन में स्टेबलाइजेशन बना रहे। ये किसका काम है, ये कॉन्ट्रासेप्शन का काम है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक तो रह गया भाई हमारा टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी को हम स्पेसिंग मेथड भी कहते हैं और इसे टर्मिनल मेथड भी कहते हैं। टेम्परेरी मेथड में क्या क्या है, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड,
इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस और हार्मोनल मेथड इसके अंदर इंक्लूड होता है। वहीं पे अगर हम परमानेंट मेथड की बात करें तो इसके अंदर मेल स्टेरिलाइजेशन, फीमेल स्टेरिलाइजेशन, जिसको हम वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, ये 1980s के टाइम पे ना गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर दिया था। यानी कि इस पे क्या रहता है, लोगों को इंसेंटिव दे रहे थे। यानी कि अगर आप वेसेक्टॉमी कराओगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, ट्यूबेक्टॉमी कराओगे तो आपको ये सुविधा मिलेगी। तो ये उस समय लागू कर दिया गया था। अब हम देखते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा इसको, ठीक है। सबसे पहला नेचुरल मेथड है वो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसका मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल कपल को फर्टाइल पीरियड में सेक्स नहीं करना है। अब ये फर्टाइल पीरियड क्या होता है? फर्टाइल पीरियड होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी लेडी का फर्स्ट डे पे पीरियड शुरू होता है, तो फर्स्ट डे से लेके जो 12th डे है, ठीक है, 12th डे से लेके अगर हम माने लगभग 18 दिन का ये जो पीरियड है ना, ये फर्टाइल पीरियड रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ओवम जो है ना वो रिलीज होता है। अगर हम इस पीरियड में सेक्स नहीं करेंगे तो क्या रहेगा कि आपका स्पर्म ओवम से नहीं मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो यही इसका मतलब है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जो कि है कपल अवॉइड इंटरकोर्स ड्यूरिंग द फर्टाइल दैट इज ओव्यूलेशन पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्टाइल पीरियड इज अबाउट 10 to 17 डेज ऑफ अ 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फेलियर चांसेस हाई इफ साइकिल इरेगुलर। अगर किसी लेडीज की साइकिल जो इरेगुलर है तो आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसका फर्टाइल पीरियड क्या है? तो इसके फेलियर के चांस भी ज्यादा हैं। यहीं पे रहता है एक विड्रॉल मेथड, यानी कि क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें क्या रहता है, मेल पार्टनर विड्रॉ पेनिस जस्ट बिफोर इजाकुलेशन। यानी कि जब आपके मेल पार्टनर को लगता है कि वो इजाकुलेट करने वाला है, उससे पहले ही वो सेमेन क्या है वजाइना से बाहर विड्रॉ करता है, जिससे क्या रहता है उसके चांस जो है प्रेगनेंसी होने के वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसका भी है फेलियर कॉमन ड्यू टू प्री इजाकुलेट स्पर्म लीकेज। यानी कि कई बार ऐसा रहता है प्रीकम जैसी समस्या रहती है, जिससे भी चांस रहते हैं किसका, प्रेग्नेंट होने का, ठीक है। वहीं पे थर्ड मेथड है हमारा लैक्टेशनल एमोनेरिया। इसमें क्या रहता है कि जब तक कोई लेडी ब्रेस्ट फीडिंग करती है तब तक उसके बहुत कम चांस होते हैं कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो सके, ठीक है। ड्यूरिंग इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग दैट इज अप टू 6 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ ओवल्यूशन डज नॉट अकर। यानी कि प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद तक जो लेडी में ओवल्यूशन नहीं होता है, तो एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। इंक्रीजेज आफ्टर 6 months, यानी 6 month के बाद इसके फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। तो नेचुरल मेथड में कौन कौन सा है? एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है विड्रॉल यानी, और दूसरा बोलते हैं हम क्वाइटस इंटरप्टस, और थर्ड है हमारा लैक्टेशनल एमोनेरिया, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है? इसमें नो कॉस्ट, नो साइड इफेक्ट, एक्सेप्टेबल इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज में भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसके डिसएडवांटेज यही है कि इसके फेलियर रेट ज़्यादा है, 10 से लेके 30% तक चांस है कि फेल हो सकता है। रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट मोटिवेशन एंड रेगुलर साइकिल। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी, यानी कि एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से आपको कोई भी इसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं भाई बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर आता है मेल कॉन्डोम, जो कि एक रबर शीट ओवर द पेनिस, सभी को पता है। फीमेल कॉन्डोम भी आता है, पाउच इंसर्टेड इनटू वजाइना। कई सारे डायफ्राम आते हैं, सर्वाइकल कैप भी आजकल अवेलेबल है। और बैरियर मेथड में स्पर्मिसाइड, जो कि फोमी जेल टैबलेट्स, जो क्या काम करते हैं, स्पर्म को मारने का काम करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? ये आपको प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडीज के, चाहे HIV हो, सिफिलिस हो, गोनोरिया हो, इजिली अवेलेबल है, चीप भी है, और क्या है, और है रिवर्सिबल भी है। जैसे कि हम वेसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी कर देंगे तो क्या वो एक बार हो गया तो हो गया, वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। वहीं पे इसके डिसएडवांटेज है हाई फेलियर रेट इफ नॉट यूज प्रॉपरली, में रिड्यूस स्पॉन्टेनिटी। आगे हम बढ़ते हैं, कॉमनली यूज्ड कॉन्डोम कौन सा है? निरोध, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बहुत इसको फ्री में अवेलेबल कराया था एट द टाइम ऑफ 1980s के समय। अब आते हैं अगला हमारा इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस को क्या करते हैं? इंसर्टेड इनसाइड यूट्रस, यूट्रस के अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं, किसके द्वारा? बाय ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर्स। इसमें क्या रहता है? एक रहता है नॉन मेडिकेटेड फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम लिप्स लूप बोलते हैं। दूसरे जनरेशन में क्या है? कॉपर कंटेनिंग, जिसको हम कॉपर टी बोलते हैं, जिसमें CUT 380 मल्टीलोड 375 आता है। और क्या रहता है? हार्मोन रिलीजिंग, जो कि थर्ड जनरेशन, जिसको हम LNG IUS मेरीना नाम से आता है। इसके एडवांटेज क्या है? ये लॉन्ग एक्टिंग है, 3 से 10 साल तक ये काम करता है। हाई इफेक्टिव, नो डेली एक्शन नीडेड, फर्टिलिटी रिटर्न्स क्विकली इफ रिमूवल, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस एक तरह के हार्मोनल आपके इम्बैलेंस करने का काम करता है। तो जिससे क्या रहता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम लोगों में आ जाती है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, नॉट प्रोटेक्टिव अगेंस्ट एसटीडी के, ये इतना प्रोटेक्टिव नहीं है। अब आता है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि एक तरह आती है कंबाइंड पिल, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि किस नाम से आती है? माला N माला D।
ये 21 डेज का पैक होता है। और नेक्स्ट जो है हमारा प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स आती हैं फॉर लैक्टेटिंग वुमेन। आगे कई सारे हार्मोनल इंजेक्टेबल्स भी आते हैं जो कि डीपो प्रोवेरा, जिसके अंदर क्या होता है डेप्टो मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट। ये जो मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट है ना, इसका हम काम करते हैं अगर किसी लेडीज का क्या है पीरियड जो है ना इरेगुलर है, तो इसको लेने की सलाह दी जाती है। अगर किसी लेडी का पीरियड किसी भी वजह से नहीं आ रहा है तो क्या रहता है 10 mg सुबह शाम 7 दिन तक दिया जाता है, जिससे उसका पीरियड जो है टाइम पे आ जाता है। वहीं पे नेट EN भी है। अब इम्प्लांट्स की बात करें तो नॉर प्लांट इम्प्लेनॉन इंसर्टेड अंडर स्किन इफेक्टिव फॉर, ये आपके काम का नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में क्या आता है, यही भाई आई पिल अनवांटेड विद इन 22 आवर लेना होता है, कॉपर टी विद इन 5D। एडवांटेज क्या है, वेरी इफेक्टिव, सम रेगुलेट पीरियड्स, रिड्यूस एनीमिया इवन, लॉन्ग एक्टिंग, साइड इफेक्ट नोजिया, वेट गेन, हेडेक, नीड कंप्लायंस, ये सब इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। मतलब पिल्स डेली एट अ फिक्स टाइम। अब यहाँ पे बात आती है ना, जो हार्मोनल है ना, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव को अगर आप जितना अवॉइड करेंगे उतना फीमेल की हेल्थ के लिए बेहतर रहता है। ठीक है, ये एक तो आपकी जो नॉर्मल हार्मोनल लेवल है बॉडी का उससे हिंडर करती है, जिससे कई सारी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती हैं लेडीज के अंदर। वहीं पे भाई परमानेंट मेथड सभी को पता है, वेसिक्टॉमी, ट्यूबिक्टॉमी, मेल स्टेरिलाइजेशन है, कटिंग एंड टाइंग वॉश डिफरेंस को कट करके बांध देते हैं, जिससे क्या रहता है स्पर्म अब्सेंट इन सेमेन। सिंपल आउटपेशेंट सेफर देन फीमेल स्टेरिलाइजेशन, इसमें वही रहता है, फॉलोपियन ट्यूब को कट करके ब्लॉक कर देते हैं। एडवांटेज यही है कि परमानेंट है, हाई इफेक्टिव है, वन टाइम प्रोसीजर है, इरिवर्सिबल, और सर्जिकल रिस्क तो रहता ही रहता है। तो इसकी ये टेबल है, इसको आप अपनी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च नेशनल फैमिली प्लानिंग, समझ गए, इंडिया ही पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग को लॉन्च किया। कॉपर टी इज एन एग्जांपल ऑफ किसका, इंट्रायूट्राइन डिवाइस का है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, वो है कॉन्डोम। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सुटेबल ड्यूरिंग लैक्टेशन, प्रोजेस्टिन ओनली पिल, दैट इज मिनी पिल। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, 72 आवर पिल्स। एलिजिबल कपल इज डिफाइंड एज, कौन है एलिजिबल कपल, मैंने पढ़ाया ना आपको, वो है 15 से 49 साल के। विच परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज सिंपलर, सेफर एंड लेस रिस्की, जो है वेसिक्टॉमी। लाइफ स्पैन ऑफ कॉपर टी 380 का कितना है, 10 साल। तो ये था हमारा भाई फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, हमने डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है। ठीक है, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, लेक्चर को एक बार जरूर रिवाइंड करके देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये लेक्चर आपके इसके जो नोट्स डाउनलोड करने हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख